हेलो हेलो गाइस, तनिषा इज़ हियर। तो एग्ज़ाम आ चुके हैं 10th क्लास के और विद इन 15 डेज़ सारे जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उस टाइम के लिए अभी से ही काफ़ी एक स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि भाई लगता है कि क्या पता नहीं कितना सिलेबस हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्ज़ाम्स में मार्क्स कैसे आने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मुझे पता है। एंड डर भी बहुत लगता है कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे। सो व्हाट टू डू? सो आई एम हियर टू गाइड यू that what you should actually do to save yourself from getting doomed। ठीक है, देखो अगर साइंस में ऑलरेडी आपके 50, 60, 70 मतलब इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं और 90 प्लस ले जा सकते हैं ईजिली, मतलब विद इन अ फ्यू डेज़ हम लोग ये कर सकते हैं। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में जो नॉलेज है वो एक स्कैटर्ड वे में प्रेजेंट होती है। हमने कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत छूट भी जाती हैं और थोड़ी बहुत ये लगता है कि भाई पता नहीं क्या है, नहीं आती समझ में। लेकिन उस सब को इकट्ठा करके माइंड में रखने का जो टाइम है वो यही कुछ दिन होते हैं। ठीक है, तो अब अगर जो डरोगे तो भाई सारा तो खेल बिगड़ ही जाना है, इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी। एंड आई एम टेलिंग यू कि करना क्या है। सो टुडे आई विल गिव यू अ सुपर प्रैक्टिकल प्लान। सो भाई अगर जो 90-95 नंबर चाहिए तो वीडियो लाइक कर दो, सिंपल। पहले तो साइंस का पूरा फंडा समझते हैं। ठीक है, जो साइंस का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है थ्योरी में और 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल में इन सीबीएसई बोर्ड्स। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग थोड़ा बहुत वेराई करता है। जैसे कि किसी बोर्ड में 70 मार्क्स की थ्योरी रहेगी, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा, बट इट विल बी सिमिलर। मतलब 70 से 80 नंबर आपके थ्योरी के ही होते हैं एंड बचे हुए मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के, और टोटल पेपर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो आपने पहले ही एग्ज़ाम दे दिया होगा, प्रैक्टिकल्स दे रहे होंगे, तो उसमें तो आपको जितने मार्क्स मिलने हैं वो आपके स्कोर हो जाएंगे। बट जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको आपको अब हैंडल करना है। ठीक, तो मैं पूरा का पूरा सिर्फ थ्योरी पोर्शन के बारे में ही बताऊंगी। 2025 और 26 के अकॉर्डिंग सीबीएसई का जो भी वेटेज चार्ट है तो वो देखते हैं। ठीक है, सो पूरी साइंस में वैसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होते हैं, लेकिन इसको पूरे 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो पहली जो यूनिट होती है वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जो बायोलॉजी की है, उसके अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स होते हैं वेटेज में। केमिकल सब्सटेंसेस जो कि केमिस्ट्री का है, उसके भी अप्रॉक्सीमेटली 25 मार्क्स का वेटेज है। जो अगली यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसका वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 13 मार्क्स का है। और नेक्स्ट है नेचुरल फिनोमेना, जिसमें लाइट से रिलेटेड डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ये वाला जो पोर्शन है तो उसका भी अप्रॉक्सीमेटली 12 मार्क्स का है। ठीक है, तो लास्ट जो यूनिट रह जाती है वो नेचुरल रिसोर्सेज वाली रह जाती है, जिसका जो वेटेज है वो नेग्लिजिबल, यानी उसको अगर जो छोड़ भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री होता है वो ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, तो उसको ज़्यादा फोकस करो भाई, उसमें ज़्यादा आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज़ करिए और उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझिए। तो इन अ सेंस पूरी साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो गिन लेते हैं जल्दी से। तो इसमें बायो के 4 चैप्टर आ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर्स बायो के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और केमिस्ट्री में इसके बाद हो जाता है जो एसिड, बेस एंड सॉल्ट वाला है, जिसमें पीएच वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, और मेटल, नॉन मेटल वाला चैप्टर हो, कार्बन कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, तो ये चैप्टर्स 3 हो गए केमिस्ट्री के, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी हालत में इनको नहीं छोड़ना है। और उसके बाद फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी है, और दूसरा है लाइट वाला, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने चैप्टर्स को टोटल मैंने शायद 8-9 चैप्टर्स बता दिए होंगे, तो उन चैप्टर्स के नेम को भाई लिख लो कहीं पे या फिर टिक कर लो बुक में, और उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक, अब उसमें और थोड़ा आगे गाइड करते हैं। तो चलो अब टिप्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली टिप रहेगी आपकी, मेक शॉर्ट नोट्स फॉर क्विक रिवीजन। ठीक है, क्विक रिवीजन किसका किसका हो सकता है, आप डायग्राम्स का रिवीजन कर सकते हैं ऐसे शॉर्ट नोट बना के। कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप भूल रहे हो, बुक पढ़ लिया है, नोट्स याद कर लिए, बट स्टिल कुछ पॉइंट होते हैं जो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ो, मतलब उनको नोट कर लो किसी जगह पर, और ऐसे लंबे लंबे कॉपी वाले नोट्स नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए। उसमें आप छोटे से डायग्राम शॉर्ट वे में, ठीक है, कोई रिएक्शन है तो उसको लिख सकते हो, और कोई फार्मूलाज लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, और एक चीज़ ये है कि केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स में एक्सेप्शन भी ज़रूर मार्क करना, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सो लेट्स गो टू टिप नंबर सेकंड जो टिप रहेगी वो रहेगी प्रैक्टिस डायग्राम्स डेली।
ठीक है, उनकी डेली प्रैक्टिस करो, लेबल देम परफेक्टली, यानी कि आपको डेली की डेली डायग्राम्स की प्रैक्टिस भी करनी है और उनकी लेबलिंग को भी प्रॉपर मार्किंग करके उनका नाम सही से याद करना चाहिए। मतलब इससे क्या होगा, कुल मिलाकर के एग्ज़ाम में अगर आता है डायग्राम तो बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना टाइम लगाए, ज़्यादा मतलब दिमाग चलाए, आप फटाफट जल्दी से तुरंत डायग्राम बना लो, क्योंकि डायग्राम्स में ही टाइम ज़्यादा जाता है। पेपर लंबा हो, टाइम कम हो, तो फिर डायग्राम्स और ज़्यादा दिमाग खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो ताकि एग्जाम में अटकना ना पड़े। उसके बाद आपकी आती है थर्ड टिप। थर्ड टिप रहेगी कि आपको 1 to 2 यानी 1 या मॉक टेस्ट जो होते हैं वो डेली सॉल्व करने हैं, और डेली सॉल्व ही नहीं करने हैं, उसको प्रॉपर एनालाइज भी तुरंत उसी डे पर करना है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एनालिसिस का ये होता है कि अगर आपने कोई पेपर सॉल्व किया, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको ईजिली आ जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनका पूरा टॉपिक पढ़ लो। मतलब ये मत करो कि क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, नहीं, आप ये देखिए कि वो क्वेश्चन आया किस टॉपिक से और उस टॉपिक को आप पढ़िए। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जगह इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है कि आप लोग मॉक टेस्ट में अपने प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, यानी 2-4 साल के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको लगाओ। 2020 से लेकर के 2025 तक के सारे लगा लो, ठीक है। और उनके अलग अलग सेट लगाओ, उनके अलग अलग, मतलब बार बार प्रैक्टिस करो। कुल मिलाकर के ऐसा थोड़ी कि एक बार अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया तो सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ज़रूरी तो नहीं है। तो इसीलिए आप एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक। कोई एक बार प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के कर लो सॉल्व, फिर उसके बाद में उसमें क्वेश्चन देखो कि जो मुझे नहीं आए हैं, ठीक। फिर उसके बाद उनको कंप्लीट करके थोड़ा टाइम लेके 1-2 दिन बाद दोबारा से उसी को लगा लो, ठीक है। और उसको लगाने से आपको ये आइडिया लगेगा ना कि सेकंड टाइम में मैंने पढ़ने के बाद मेरे 2 दिन बाद कितना मुझे याद रहा या नहीं रहा। तो एक तरीके से वो रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ में एक टेस्ट भी हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा टिप मतलब इसी में ऐड कर लो, तो ये है कि आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट सॉल्व करना, और टाइमर लगाने के साथ साथ में ये ज़रूर देखना है कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लग रहा है। बायो अच्छी लग रही है ज़्यादा, पहले क्या सॉल्व करना चाहोगे, बायो, फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो 15 दिन इनफ है इस चीज़ के लिए। 15 डेज़ में आपको अच्छी खासी हैबिट लग जानी है, ठीक है। और उससे आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई पेपर सॉल्व कैसे करना है। और उसके लिए डेली सुबह सुबह से, मतलब जितना भी टाइम पे आपका पेपर है, एडमिट कार्ड में दिया होगा कि कितने टाइम पर आपका पेपर है, यूजुअली उसी टाइम पे आपको पेपर देने बैठ जाना है। और उसके पहले जो भी टाइम है, उस पूरे टाइम पर उस पेपर के लिए अपने दिमाग में एक अलर्ट लगा के रखो कि भाई जल्दी करो, रिवाइज़ करो, फटाफट रिवाइज़ करो, मेरा पेपर है, मेरा टेस्ट है, ऐसे करके मतलब एकदम से एग्ज़ाम समझ के ही उसको पूरा पढ़ो, ठीक। टिप नंबर 4 इज़ फॉर न्यूमेरिकल्स, यानी न्यूमेरिकल्स भी आपको लगभग डेली लगाने। 1-8 घंटा मतलब इनफ है, 1 घंटा पढ़ो। अगर आप दिन में 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको एटलीस्ट 1 आवर तो न्यूमेरिकल्स लगाने ही चाहिए, चाहे वो आप मैथ के लगाइए चाहे फिजिक्स के लगाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से एक कैलकुलेटिव जो मेथड होता है उसकी हैबिट बनी रहती है, ठीक है। तो डेली आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ठीक। और उसमें भी फिजिक्स में आप कौन से चैप्टर के कौन से सेक्शन के न्यूमेरिकल लगाओ, जैसे कि लाइट के आप न्यूमेरिकल लगाइए, ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल लगाइए, ठीक है। मिरर और लेंस फार्मूला जो होता है उसके न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके न्यूमेरिकल लगाने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी। बाकी टॉपिक की भी करो बट इनके ज़रूर लगाओ, ठीक है। इनके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। टिप नंबर 5, अब पढ़ना एक कोई ऐसा तो काम नहीं है कि हम लोग एक बार बैठे 3 घंटे 4 घंटे आराम से लगातार पढ़ रहे हैं और बिल्कुल थके भी नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं होता है। हम लोग थक जाते हैं, माइंड बोर होने लगता है, और जब एक स्टेट पे आके माइंड बोर होना शुरू हो जाता है तो फिर ये लगता है कि यार बंद करो, अब बहुत हो गया, अपनी पढ़ाई होने वाली है ना। तो फिर अगर एक दिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 3-4 दिन के लिए छुट्टी। तो इसीलिए यूज़ प्रोमोडोर टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक क्या है, एक तरीके से ये आपकी रहेगी 50 मिनट स्टडी की टेक्निक, और जिसमें आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना, मतलब हर घंटे 50 मिनट पढ़ो, उसमें से जो 10 मिनट है लास्ट के उसको आप थोड़ा सा शांति से ब्रेक लो। ब्रेक लेने में भी ऐसा फ़ोन मत चलाने लगना, क्योंकि अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो उसमें भी एक तरह से कुछ चीज़ आपके माइंड में अभी भी स्टोर हो रही है, एक प्रोसेसिंग चल रही है। तो ब्रेन को बिजी मत रखो, उस 10 मिनट के टाइम पे उसको एक रिलैक्स दो, चिलिंग टाइम दो, और उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी घर का काम कर लो, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए जो रिलैक्स करती है। जैसे आप गार्डनिंग करते हो तो फिर जाओ भाई पेड़ पौधों के पास बैठो, जाके थोड़ी डीप ब्रीथ लो, थोड़ी टहल आओ, थोड़ी जाके घूम लो, डांस कर लो कोई गाना लगा करके, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे काम कर लो। टिप नंबर 6, हर सुबह उठने के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आंखें खोलो, जल्दी से एक पेज जो भी आपका हो,
सबसे वीकेस्ट टॉपिक्स होते हैं, सबसे वीकेस्ट पॉइंट होते हैं, उनको भाई रात में ही रख के लेट जाओ कि भाई मुझे ये सुबह उठ के पढ़ना है, ठीक है। तो उठो और क्विक रिवीजन करो, रिवाइज वीक एरियाज फर्स्ट इन एवरी मॉर्निंग, ठीक है। तो सुबह उठो, सबसे पहले वीक टॉपिक्स को उड़ा दो, ख़त्म करो। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, 15 डेज़ का रियलिस्टिक स्टडी प्लान, ठीक है। मुझे पता है एक बच्चे का एवरेज जो टाइम स्पेन होता है, जितने टाइम तक उसका फोकस रह सकता है फ़ोन पर, वो तो मैक्सिमम 8-9 मिनट रहता है। सो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ठीक ठाक हो चुकी है, तो अगर मतलब मैं इतनी ही रख रही हूँ, ठीक। अब आप लोगों को जो अगला जो वो स्टडी प्लान वाला है ना, तो वो मैं अगली वीडियो में कर दे रही हूँ, सो यू शुड वॉच दैट ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर लियो, और उसके साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना, और बता देना कि कोई प्रॉब्लम हो तो मैम इज़ हियर, सो टेल मी एवरीथिंग, आई विल सॉर्ट आउट, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट।